Manish Tabral. Welcome you all to ASEC classes and I hope you are all doing great. तो हमने लास्ट क्लास में किया था कि अलग अलग लीनियर इक्वेशंस को हमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशंस की वो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा कि जो लाइंस क्या होती हैं, दो लीनियर इक्वेशंस जब भी हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो वो दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखेंगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगी, या फिर वो एकदम कोइंसिडेंट दिखाई देंगी, मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप आपको दिखाई पड़ती है ना। तो जब भी क्या होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि उनका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा। पैरेलल लाइंस में क्या होता था, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते रहोगे तो भी क्या होगा, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। फिर हमने किया था कि कोइंसिडेंट में क्या होगा कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या है, उनके कॉमन है, तो इसीलिए क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस उनके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको फिर एक एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन था पहला वाला, उसका मैंने आपको इक्वेशंस बना के दे दी थी और मैंने बोला था कि उसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा, नहीं किया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी करा दूंगा। तो अभी मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 के। क्या कह रहा है, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. Graphically नहीं, geometrically. तो देखो अभी क्या है, हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे निकालने नहीं है, हमें सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, बस हमें बोल रहा है कि वो ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दो कि ये सिचुएशन कैसे होगी। तो देखो जो कोच था उसने क्या किया, उसने 3 बैट, पहले तो मैं यहाँ पे बैट लिख देता हूँ, बैट और बॉल, तो उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉलें खरीदी। टोटल कितने का, रुपीज 3,900। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन में उसने 1 बैट खरीदा और 3 और बॉलें खरीदी, तो ये कितना हो गया, कितना, 1,300 रुपए का। तो अब उससे बोला कि इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली दिखाओ। तो मान लो कि अगर एक बैट की जो वो है कॉस्ट है वो कितनी है, x है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट bx and cost of 1 ball by। अगर देखो एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 3x होगी। और फिर अगर एक बॉल की कॉस्ट है y तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी, 6y। और ये दोनों क्या है, प्लस होके, मतलब टोटल इनका कितना है, 3,900 टोटल आ रहा है। इसका आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x + 2y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13,000, ये कुछ ऐसा आ गया। और फिर अब नेक्स्ट वाला सिचुएशन देखेंगे तो उसने बोला है कि एक बैट खरीदा तो x पैसे उसे देने पड़े होंगे, फिर 3 बॉलें खरीदी तो उसे 3y पैसे देने पड़े होंगे, तो ये हो जाएगा 1,300 के इक्वल, इसके इक्वल। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपकी। अब आपको इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली आएंगी, क्योंकि हमने इसको अलजेब्रिकली तो शो कर दिया है। तो क्या करोगे, इसका वो निकालने के लिए x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y करोगे। यहाँ पे इसको ऐसा करना, इसको ना 1 2 3 4 मत रखना या 0 भी मत रखना, उससे क्या होगा, हाँ 0 रख सकते हो, 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। y को 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये 0 जाएगा तो इसकी वैल्यू 1,300 ही आएगी। हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 1,300 आई। तो यहाँ पे मैं इसका टेबल बनाता हूँ।
0 एंड 1300। फिर और क्या रखें यहाँ पे, अगर x को 0 रखते हैं तो 1250। चलो ये आ गई हमारी वैल्यूज। फिर हम इसको देखते हैं, इस वाले का भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। इससे भी क्या होगा देखो, अगर x y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1300, ऐसा ही जाएगा। और x की वैल्यू 0 रखें तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो उसमें मैं वो वाली वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू y की वैल्यू दोबारा 100 रखता हूँ। अगर 100 रखूंगा तो ये आएगा 300, और 300 जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं 100 से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे ना यहाँ पे किंक बना देना आप, आपने शायद किंक पढ़ा होगा पहले, और नहीं पढ़ा तो किंक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या होता है, जब हम ना बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को नहीं दिखाते हैं, मतलब डायरेक्टली हमने क्या किया, 100 से शुरू कर दिया, 1000 से शुरू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे किंक बनाते हैं कि जो पहली वाली वैल्यूज हैं उनको हमने वो कर दिया है, और सीधे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 100 या 1000 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी उसने इसीलिए दिया था। तो ये 100, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, कितना है x पे, 700, 800, 900, थोड़ा कम करना पड़ेगा और ज़्यादा वो करना पड़ेगा, इसे 200 से लेके चलते हैं। ठीक है, इतना ही चाहिए, तो इससे ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी 200 से शुरू करते हैं, 200, 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 900, 1000 जाएगा तो 1000, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1400। तो ये आ गया आपका ऐसा कुछ ग्राफ। अब देखो वैल्यूज क्या, पहले x जब 1300 है तो y 0 है, तो 1300 कुछ यहाँ पे आएगा तो x एक्सिस पे, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। फिर उसने बोला कि जब x 0 है तो y है 1250, तो 1250 आपका कुछ यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये आपका 1300 होगा और 1250 आपका ये कहीं पे होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा है, मैं पहले डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ ताकि रफली ये जुड़ जाए, उसके बाद इसको कर देंगे। तो कुछ ऐसी लाइन बनी है ये। चलिए फिर अब देखते हैं, इसका हो गया, इसका देखते हैं। जब x 1300 है तो y 0, तो सेम ये वाला पॉइंट है, और जब x 1000 है तो y 100, तो x 1000 y 100, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया। तो आपका जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये लाइन आ रही है, तो हमें इसका सोल्यूशन तो हमें दिखाना नहीं था ग्राफिकली, बट यहाँ पे आपको ग्राफिकली इसका सोल्यूशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो 1300, 0 है ना, 1300, 0, इस पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर भी यही होने वाला है कि x की वैल्यू 1300 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये आप शो कर लेना, मतलब कि अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो वही सेम क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं।
एप्पल्स एंड ग्रेप्स, एप्पल्स ग्रेप्स। तो उसने बोला है कि 2 kgs ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इन दोनों की जो मिला के कॉस्ट आई थी वो आई है 160 एक दिन। फिर एक महीने के बाद क्या हुआ कि 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इनकी मिला के कॉस्ट आई थी ₹300। ठीक है, तो वही सेम चीज करेंगे हम। मान लेंगे कि 1 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की जो वैल्यू है, वो कॉस्ट है, वो कितनी होगी। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples be x and 1 kg of grapes be y। हमने ये वो कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब देखते हैं आगे। तो अब देखो क्या करेंगे, 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी जब 1 kg की 2x है, तो ये हो जाएगी 2x। 1 kg तो y ही है, तो सिंपली y, दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है 160। ये एक इक्वेशन हो गई। फिर उसने बोला 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो 4 into x, 1 kg की कॉस्ट है x, तो 4 kg की 4 into x हो जाएगा, प्लस 2 into y इज इक्वल टू 300 आ रही है। यहाँ पे देखो x 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 जो कॉमन लोगे तो ये आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा 150। ठीक है, ये आ गया। जो एक इक्वेशन ये आई है, फर्स्ट इसको मान लेता हूं मैं, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे। अब धीरे धीरे करके दोबारा क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अगर इस वाली इक्वेशन के लिए, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं कितनी रखूं, कुछ भी रख देता हूं, थोड़ा सा मीडियोकर वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं 50 रखूं, x की वैल्यू 50 रखूं, तो ये 2 into 50 100 हो जाएगा, 100 माइनस, तो ये x की वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 60, और फिर इसकी वैल्यू अगर 40 रखूं तो 2 4 8, 80 हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, तो 80 80 दोनों आएंगे। चलिए, फिर इसकी वैल्यू तो आ गई, इसकी देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, xy। तो देखो यहाँ भी क्या होगा, अगर मैं 50 रखता हूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 50, यहाँ पे 80 रखता हूं, 80 नहीं, रुको, यहाँ पे मैंने 40 रखी थी, सॉरी, ये x की वैल्यू 40 थी, ये हो गया। यहाँ पे 40 रखता हूँ तो ये आ जाएगी 70, 40 और 70। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई है। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली हम देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो पहले तो देखो यहाँ पे हमारे जो 10-10 का मार्जिन आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10-10 के मार्जिन में लेने वाला हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ले रहा हूँ वाला हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो मुझे लगता है 80 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू जा रही है, नहीं जा रही है, तो ठीक है। अब देखते हैं, प्लॉट करेंगे पहले इसको। तो 50 पर 60 है हमारा y, तो x इज इक्वल टू 50 और हमारा ये y होगा 60, तो ये कुछ यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, बिल्कुल सही आया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 40 पे 80 होगा, तो 40 यहाँ पे, तो 80 यहाँ पे। तो ये हमारी कुछ लाइन ऐसे बनेगी, ये यहाँ से ये जाते हुए, ये यहाँ से जाते हुए। ठीक है, ये ऐसी लाइन बनने वाली है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 50-50, तो 50 पे 50, तो
तो ये कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 40 पे 70, तो 40 है यहाँ पे और 70 कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे। तो एक तरीके से ये लाइन ऐसे बनेगी। ये हमारी क्या बन गई है, दो पैरेलल लाइंस बन गई है। हालांकि वो मेरे उस पर पैरेलल दिखाई नहीं दे रही होंगी, बट वो पैरेलल हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पहचानना है बिना ग्राफ में प्लॉट किए कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है, अब आगे हम वही शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के ही कैसे पहचाने कि ये दो जो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक तरीका है। अगर मान लो कि दो लाइंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सारा खेल क्या है, इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज और कांस्टेंट के रेशियो का ही होने वाला है। तो अब सिचुएशंस कैसी कैसी बनेंगी, तो सबसे पहली सिचुएशन क्या बनती है, जो लाइंस होती है ना उनका जो रेशियो होगा वो होगा ऐसा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो सबसे पहला केस ये हो जाता है कि जब भी क्या होगा, x के जो कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी कोफिशिएंट्स है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है y के रेशियो, y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के। अब क्या होती है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे कट करती हैं एक दूसरे को, और वही उन दो लाइंस का क्या होता है, सेम मतलब कि कॉमन सोल्यूशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इस कंडीशन को यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, साथ में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये भी चीज साथ में याद रखना, क्योंकि देखो क्या होगा कि हर बार ना वो एग्जाम में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सोल्यूशन के उससे नहीं देगा, कभी बोल देगा कि ये जो है ना कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, उससे कुछ दोनों इक्वेशंस को यूज करके कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की वैल्यू निकालनी होगी। तो वहां पे जब कंसिस्टेंट सिस्टम देगा तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर अगर आपको पता नहीं होगा कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम इसी को बोलते हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर तो क्या हो जाता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाता है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आपको दिखा होगा कि जो लास्ट इक्वेशन, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा इक्वेशंस आई थी वो कुछ ऐसी थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितनी थी, 160, और यहाँ पे था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि जो x का कोफिशिएंट है वो है 2/2, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1/1 होता है ना। और y के कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1/1 है ये भी। तो देखो इसका जो रेशियो आ रहा है 2/2 का रेशियो 1/1, y के कोफिशिएंट का रेशियो भी 1/1, तो इनके दोनों का रेशियो जो आ रहा था ना वो सेम आ रहा था। और साथ ही साथ जो इसका रेशियो था कांस्टेंट टर्म का, इनका रेशियो 1/1 नहीं आने वाला है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 16/15, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो वो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था, वहां पे ग्राफिकली जो लाइंस थी वो आपस में पैरेलल बन रही थी। तो यहाँ पे भी वही होगा, इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है इनका कॉमन, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाली है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आने वाला है, इसलिए क्या होगा, ये कभी भी इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देखो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम,
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ऑलराइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी ऐसा आ जाता है तो क्या होगा, अब लास्ट वीडियोस में ना, जो मेरी लास्ट वाली वीडियोस थी उनमें चेक करना कि एक क्वेश्चन का मुझे लगता है कि ऐसा आ रहा था, उसमें इक्वल आए थे और वो कोइंसिडेंट लाइन भी बन रही थी। आपको अगर याद होगा तो जो कोइंसिडेंट लाइन बन रही थी, जो ग्राफिकली जो मैंने रिप्रेजेंट किया था, उसमें चेक करना कि उसका जो रेशियो है वो ऐसा आ रहा है, मतलब कि तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो पक्का आ रहे होंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये जैसे ये कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है लाइंस का, यहाँ पे लाइंस ऐसे होंगी और यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, एक के ऊपर एक, ऐसे देखो ये दो लाइंस हैं, देखो इनको एक्सटेंड करोगे तो ये एक के ऊपर एक लाइन आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखो ये कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन जो है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 20 वाले पे आएगा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट सिस्टम जब वो बोलेगा तो यहाँ पे दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं कंसिस्टेंट में। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में एक ही केस एग्जिस्ट करता है, तो वो इस एक केस के ऊपर वो क्वेश्चन दे सकता है। वो बोलेगा कि कोई भी दो इक्वेशन दे देगा, 2x प्लस 3ky प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 1x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और बोलेगा इन दो लाइन का अगर ना इनकंसिस्टेंट, ये दोनों जो क्या है इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनाती है, तो क्या होगा कि इसकी k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऐसा बोला जैसे ही उसने, तो आप बोलोगे यार इनकंसिस्टेंट बना सिस्टम है ये, तो इसका मतलब जो इनका रेशियो है ना, a1 और a2 इज इक्वल टू b1 और b2 का, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी हाँ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इक्वल होगा तो आप बोलोगे कि 2 अपॉन 1 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2, तो 3k अपॉन 2। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 3। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज को भी याद रखना बिल्कुल ढंग से। तो चलिए आप इस चीज को नोट कर लेना अपनी कॉपीज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बनेंगे, आगे भी बहुत सारे बनने वाले हैं, मैं अलग अलग क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये मैं आपको खुद करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकली बहुत बार करके यहाँ पे दिखा दिया है कैसे करना है, तो आप इनको ग्राफिकली करना है और आपको देखना है कि यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉमन पॉइंट ढंग से निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है ये। जब आप ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करोगे तो आप इजीली क्या करोगे, जब उसको मार्क करोगे तो इजीली आपको पता जाएगा कि जो कॉमन पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, और वो कॉमन पॉइंट ही आप क्या करोगे, इनका सोल्यूशन बोल दोगे। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट हम सीधे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो वही वाला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनके रेशियोज का नेचर देख के कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5x minus 4y plus 8 is equals to 0, 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे क्वेश्चन के रेशियोज को। तो a1 अपॉन a2 देखें, तो a1 अपॉन a2 क्या होता है, x हमारे x उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो इसका है 5 अपॉन 7, तो a1 अपॉन a2 ये आ रहा है। b1 अपॉन b2 अगर देखें तो क्या होगा, -4 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आ रहा है आपका -2 अपॉन 3, जो कि क्या हो गया
कि a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे हियर a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore lines are intersecting। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि हमारा जो पहले के दो रेशियो x और y के कोफिशिएंट्स के रेशियो ही आपस में इक्वल ना हो तो लाइंस क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट बोल रहा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपको दे दी हैं। अब बोल रहे हैं, अब चेक करते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू 9/18 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट्स ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। b1/b2 देख लेते हैं 3/6, तो 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। इसको भी देख लेते हैं कि c1/c2 क्या आ रहा है, तो c1/c2 12/24 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो देखो सबके रेशियो सेम आ रहे हैं। हियर a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, therefore lines are coincident। चलिए फिर ये भी हो गया। तो हमारा जब भी तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे, ऐसे कुछ एक के बाद एक होगी, मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। वैसे ही सेम केस यहाँ पे क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, क्रॉस करती हुई होंगी। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि 6x - 3y + 10 6x - 3y + 10 is equals to 0, 2x - y + 9 equals to 0। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। रेशियोज चेक करते हैं। तो a1/a2 is equals to 6/2 which is equals to 3, b1/b2 equals to -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 3। c1/c2 देखते हैं, तो ये आएगा 10/9 है ना, यहाँ पे 10 है, ये 9 है। और ये सब करते हुए ना एक और चीज का ध्यान रखना कि ऐसा कभी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए कि इस इक्वेशन में क्या हो, जो कांस्टेंट टर्म हो वो तो इस साइड हो और 9 वाली टर्म हो वो उस साइड हो, जैसे ऐसे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, जब आप कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो निकालोगे 10/9 तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, जो कि आपके रेशियो को गड़बड़ कर देगा। इसीलिए जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जिस आप चीज का रेशियो निकाल रहे हो, अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल रहे हो तो जो x होना चाहिए ना वो एक ही साइड होना चाहिए इक्वेशन के, मतलब कि इसमें अगर लेफ्ट साइड है तो इसमें भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर y का कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो y अगर उधर राइट साइड में है तो इधर भी राइट साइड में होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड में है तो इधर भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इस वाली इक्वेशन में भी। और सेम केस है कांस्टेंट टर्म का, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वरना आपके रेशियो में गड़बड़ी हो सकती है, साइन की गड़बड़ हो जाएगी। और अगर रेशियो इक्वल भी आ रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे इस केस में करके दिखाता हूँ आपको, 6x + 10 इज इक्वल्स टू 3y, ऐसा कर दिया मैंने, और 2x - y + 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा ना तो क्या आएगा, 6/2, ये तो आ जाएगा 3 आएगा, ये आएगा 3/-1, तो 3/-1 विच इज इक्वल्स टू -3। तो देख लो अब रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, ये +3 आ रहा है, x की कोफिशिएंट का रेशियो, y की कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना कि अगर दूसरी वाली इक्वेशन में y लेफ्ट साइड में तो पहली वाली में भी लेफ्ट साइड में हो, वरना इसको भी आप राइट साइड में ले जा लो, जहां पे भी वो है उधर की तरफ ले जा लो, तो उससे आपका जो आंसर है वो सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे
रेशियोज इक्वल थे, बट जरा सा उसको उधर शिफ्ट किया तो हमारा रेशियोज क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, यहीं पे आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। क्वेश्चन में जानबूझ के इक्वेशन को ऐसे जम्बल्ड देगा ताकि आप जब आप रेशियो निकालो तो आपके रेशियोज अलग अलग आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c2। तो यहाँ पे ये आ गया, तो therefore lines are parallel। तो जैसे ये हो गया तो आपके जो क्वेश्चन है खत्म हो गया। पैरेलल लाइंस आपको पता ही होगा कैसी होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent and inconsistent। तो देखो इस पे क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि ये बताओ या तो ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आपको बताया था जब भी क्या होता है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता है, जैसे या तो यूनिक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकले, तो जब भी सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं निकलता, जैसे पैरेलल लाइंस में नहीं निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला पार्ट इसका ये बोल रहा है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो अब देखो यहाँ पे उसने कोई कांस्टेंट टर्म है ना, उसको राइट साइड भेज दिया है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी, क्योंकि देखो जो इस वाले का राइट साइड में है तो इस वाले का भी राइट साइड में है। तो आप यहाँ पे आप बिना किसी उसके प्रॉब्लम के आप इनको रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हो, इनको बिना शिफ्ट किए। बट मान लो कि यहाँ पे 5 तो राइट साइड में होता, 7 लेफ्ट साइड में ही होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो इस 7 को राइट साइड में जाना पड़ता है या इस 5 को लेफ्ट साइड में लाना पड़ता, तो दोनों में से एक काम करना पड़ता। अभी क्या है, दोनों ही एक तरफ है तो हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 देखेंगे अगर, तो आएगा 3/2, और b1/b2 देखेंगे अगर, तो आएगा 2/-3, तो आएगा b, ये फर्दर इक्वल टू आएगा -2/3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आए हैं, तो यहाँ पे लिख देना a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore the system is, क्या होगा सिस्टम, जब भी a1/a2 is not equals to b1/b2 होता है, तो आपका जो लाइंस के जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, तो सोल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसमें क्या बोलता है। अब देखो 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको देख के आपको लग सकता है कि शायद ना हो, क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग है, बट देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम करेंगे a1/a2, तो ये आएगा 3/2/9, या फिर कुछ ऐसा 3/2 × 9, तो 3 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। तो a1/a2 तो 1/6 आ गया। b1/b2 देख लेते हैं। b1/b2 देखो 5/3/10, तो ये उधर आ जाएगा, तो ये आएगा 5/3 × 10, तो 5 2 ये भी आ गया 1/6। तो आपके a1/a2 और b1/b2 तो सेम आ रहे हैं, तो c1/c2 भी चेक कर लिया जाए। फिर देखो क्या होता है कि आपको ना जरूरत नहीं है, जैसे आपका ना a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल ना आए अगर, तो आपको c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यही दो इक्वल नहीं है तो पहला वाला तो सिचुएशन हो जाएगी। फिर अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाए, तब तो आपको c1/c2 भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि ये भी इक्वल आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ बोल देंगे a1/a2
इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता था, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, इसीलिए ये होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। तो ये भी आप लिख लेना। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अच्छा थर्ड ही तो था, मैंने तो सेकंड बना के कर दिया, कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, ये थर्ड वाला पार्ट था, मैंने गलती से उसे सेकंड कर दिया। अब जो आएगा, अब सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी आपकी कांस्टेंट टर्म दोनों ही इक्वेशंस में एक ही साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप रेशियोज निकाल सकते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 2, तो 1/2 इसका भी आ रहा है, तो दोनों एक रेशियो इक्वल आ रहा है। तो c1 अपॉन c2 चेक कर लें। तो c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो 8 अपॉन 9, तो ये इक्वल नहीं। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देना फिर से इनकंसिस्टेंट, क्योंकि क्या होगा, दोबारा पैरेलल लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इनकंसिस्टेंट आएगा ये। चलो फिर ये भी हो गया। अब देखो, याद करने का तरीका पता है कैसे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। या तो क्या हो, कोई भी इक्वल ना हो, कोई भी रेशियो इक्वल ना हो तो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा, सॉरी। और या तो तीनों ही इक्वल हो जाए तब कंसिस्टेंट होगा। बीच वाले के लिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कि मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए और c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, तो ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। जब कोई भी इक्वल ना हो तब कंसिस्टेंट रहेगा, और जब सब इक्वल होंगे तब कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितनी जगह यहाँ पे मिल रही है सारी यूज कर ली जाए। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो फिर से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 5 बाय माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, और फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 6, माइनस 3 अपॉन 6, तो 3 2 जा तो माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखते हैं c1 अपॉन c2, तो 11 अपॉन माइनस 22, तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। तो देखो यहाँ पे तीनों के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट। क्यों बनेगा कंसिस्टेंट, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रेशियो है तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम बनाएगा। क्योंकि मैंने बोला जब भी सोल्यूशन आएगा ये दो इक्वेशंस का, तो वो कंसिस्टेंट होगा, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन आए, चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए। ठीक है, तो आप ऐसे करो, इसको नोट कर लो, सब कुछ नोट कर लो। मैं यहाँ पे मिटा के अब बाकी जो दो बचे हुए क्वेश्चन है इसके वो कर लेता हूँ। चलो, इसका एक पार्ट बचा है बस, अब फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये आ गया हमारा दो इक्वेशंस। तो देखते हैं इनका कैसे करना है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आएगा 4/3 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2, तो 2 2 जा, तो ये आएगा 2/3 इसका आंसर। b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, तो 2 अपॉन 3 आ रहा है इसका भी, तो कोई दिक्कत नहीं। c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेते हैं, 8 अपॉन 12, तो 4 2 जा 4 3 जा, तो ये भी 2/3, तो तीनों का इक्वल आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस हैं,
तो यहाँ पे आप बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका फिफ्थ पार्ट का भी आंसर। तो इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तक चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब क्या करना है आपको, जो हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, उनको आपको पहले दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर कंसिस्टेंट आते हैं तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली इनका सोल्यूशन निकालना है, नहीं आते हैं तो उनको वहीं पे छोड़ देना है। तो आप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब कर पाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करके दिखा दिए हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे दिखते हैं। तो ये पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meters more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब देखो क्या होगा, इसमें भी आपको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको सोल्यूशन निकालना है। बट अब मैं क्या करूंगा, आपको जो आगे वाले आने वाली टेक्निक्स है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, और आपका एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था बट वो आपका डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यहीं से शुरू करवा देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द width of the garden be x। हमने मान लिया कि गार्डन की विड्थ है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू x प्लस 4 मीटर। उसने बोला है कि 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, तो ये बोला है कि तो उसका क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो उसने ये बोला, ये क्या दिया भाई, तो बकवास क्वेश्चन है, मेरे को लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। हाफ पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है ना, l प्लस बी इज इक्वल टू 36 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 2 6 18 2 6 12, सॉरी 2 1 2 3 6 7 72। तो ये आ जाएगा, ये रुको रुको इसको करने की क्या जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, तो सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 16 मीटर आगे है x, तो लेंथ हो जाएगी 16 प्लस 4 मीटर, तो 20 मीटर हो जाएगी। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी पहले तो 1 वेरिएबल का था, पता नहीं क्यों दिया इन्होंने। चलो फिर ये आप नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बच्चों को बेकार क्वेश्चन लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं छोटा था, बट अब मुझे समझ में आता है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा है, इससे आपका माइंड खुलता है। given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। फिर बोल रहा है कि write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting। हमें पहला क्या करना है, intersecting lines का बनाना है। तो पहला हमें यह बताना है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें जिससे क्या हो कि वो जो लीनियर इक्वेशन हमारी बनाई हुई हो वो और ये इक्वेशन क्या हो, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनाती हो। तो ऐसा कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे रेशियोज थे ना, एक्स और वाई के रेशियो, जो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो आ रहा था उसका ही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और उसको यूज करके ही यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग भी कुछ आएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0।
देखो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या चाहिए होता है कि जो हमारा रेशियो है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। यही था हमारा नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यही होना चाहिए था। तो हम ऐसा यहाँ पे रेशियो बनाएंगे कि जो हमारा रेशियो है ना वो ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई ही रहने देता हूँ, +9 कर देता हूँ। अगर ये भी देखें तो क्या होगा, देखो अब इनका रेशियो देखो 2/1, a1/a2 तो आ रहा है 2/1, b1/b2 देखो 3/1। तो क्या इक्वल है? नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बना के दिखाई है, आप खुद से कोई अपनी लाइन बना के दिखाओ कि कुछ भी ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी नंबर्स लिख दो और वो इनका जो रेशियो होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के। वैसे ही सेम चीज करेंगे हम उसके साथ भी। सेकंड वाला जो हमारा पैरेलल लाइन बोलेगा वो, अब पैरेलल लाइंस में आपको याद करना पड़ेगा क्या चाहिए होता है कि a1/a2 इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के, विच शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका वो है a1, ये है 2, तो हम पहले तो मैं x प्लस वाई ऐसे ही लिख देता हूँ, +10 10 भी लिखते हैं 11 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख देता हूँ पहले से ही। अब देखो मैं क्या करूँ कि इसका रेशियो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मुझे करना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं 4x कर दूं तो 2/4 क्या आ जाएगा 1/2, 2/4 इज 1/2। 3 क्या करूं जिससे 1/2 आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 6 लगाऊं तो क्या आ जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो इनका रेशियो है वो तो सही आ गया। उसके बाद ये इक्वल नहीं है c1/c2 के भी, -8/11 इज -8/11, वो आगे कटता भी नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आ गया। 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, तो ये दोनों इक्वल, बट विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसीलिए ये दो लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल लाइंस होने वाली हैं। फिर थर्ड वाले के लिए आप क्या करोगे, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आप क्या करना, जो रेशियो है ना a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए c1/c2 के। तो ऐसा यहाँ पे क्या बनाए, x प्लस वाई माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब x के आगे क्या करें, तो 1/2 इसे बनाएंगे, इसे भी 1/2 बना दें अगर, तो ये देखो 4x 6y, और यहाँ पे भी अगर 1/2 बना जाए तो -16 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये लाइन ऑफ इक्वेशंस आई है ना, ये इक्वेशन आई है जो, ये क्या होगी, इसके साथ कोइंसिडेंट होगी। क्यों होगी, देखो 2/4 क्या होता है 1/2, 3/6 क्या होता है 1/2, -8/16 माइनस माइनस कैंसिल, 8/16 क्या होता है 1/2। तो तीनों का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। और जैसे ही तीनों का रेशियो सेम आया तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो ऐसे एग्जांपल बनाना, आप खुद से अपने एग्जाम्पल्स बनाने का ट्राई करना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ यह जो कॉन्सेप्ट है ये और ज्यादा डीप आपका होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region। चलिए देखते हैं फिर क्या बोल रहा है ये। देखो हमें क्या करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को +1 इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। हमें क्या करना है, इनको पहले तो ग्राफिकली प्लॉट करना है, फिर देखना है कि इनसे जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा होगा ना इनका एक्स एक्सिस के साथ, उसको शेड करना है, उसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से कैसे निकालें, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ये आएगा इसका वो। तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पे x और y। तो अगर मैं यहाँ पे y को 1 रखता हूँ तो x आएगा 0,
y को 2 रखता हूँ तो x आएगा 1। तो ये आ गया आपका सिंपल इक्वेशन। और यहाँ पे देखें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x बाय 2, ये आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 12 बाई 2 इज 6, तो x को 0 रखा तो यहाँ पे 6 आया। फिर यहाँ पे क्या करूँ, 2 रख देता हूँ इसे, x की वैल्यू अगर 2 रख दूँ तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 इज 6, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ गए हमारे लाइंस की वो, मतलब कि 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 0,1 प्लॉट करना है, तो 0,1 इज दिस पॉइंट, फिर 1,2 1,2, तो ये वाला पॉइंट है हमारा। तो इसको जरा हम खींच देते हैं लाइन, ठीक है, ये हो चुका है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 0,6, तो 0,6 आपका कहीं यहाँ आएगा। फिर 2,3, तो 2,3 आपका कहीं यहाँ पे आएगा, पॉइंट पे आने वाला है ये। तो ये चीज आ चुकी है, ये चीज आ चुकी है, तो यहाँ पे ऐसा। तो जो ये शेडेड रीजन है ना, हमें प्लॉट करना था, ये हमारा प्लॉट हो चुका है। बट अब हमें क्या करना है, इसके वर्टिसेस का वो निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो एक वर्टिस का कोऑर्डिनेट आ गया है 2,3, ये मतलब आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आइडिया से कर दिया है कि 2,3 इसका वर्टेक्स आने वाला है, बट हो सकता है कुछ और भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने उससे देख लेंगे। फिर ये वाला वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करोगे, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये लाइन है ये वाली लाइन है ये। तो इस वाली लाइन में क्या करो, y की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे x एक्सिस के पॉइंट पे क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1, तो ये आएगा -1,0। तो ये तो मैंने अभी इसलिए ऐसे आइडिया से लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो ग्राफ पेपर में देख के तो आसानी से पता चल जाता है कि यही पॉइंट है। बट अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन से लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो y यहाँ पे 0 होगा, तो मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो x पता लग गया -1 आने वाला है। फिर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, इस वाली लाइन में देखो ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y दोबारा 0 रखना है। तो जैसे ही y 0 होता है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 3x इधर चल जाता, तो x हो जाता 4, तो ये हो जाता 4,0। तो ये 3 पॉइंट्स आए हैं इस ट्रायंगल के जो इसको बाउंड कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ दिखाना था हमारा उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, ये अपना ग्राफ में प्लॉट कर लेना। तो यहाँ से आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। तो चलिए अब देखो हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो खत्म हो चुकी है, 3.2 है शायद ये, हाँ 3.2 है, तो ये खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन दोनों तीनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसकी वजह से लाइंस कैसी बनती है वो अच्छे से याद करना है। आगे अब क्या करोगे, आपकी नेक्स्ट आगे जब क्वेश्चंस आप करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के दो इक्वेशन होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए आपको बोलेगा अगर, तो हमेशा चेक करना है कि वो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग है तभी आप उनका सोल्यूशन निकाल पाओगे, अगर पैरेलल है और कोइंसिडेंट है तब आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जो भी आगे मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाएंगे ना, तो तभी लगते हैं जब लाइंस क्या होती हैं आपस में इंटरसेक्टिंग होती है। तो हर बार जो भी आपको लाइंस दी गई हो उनको हर बार चेक करना कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन निकालना, पैरेलल या कोइंसिडेंट है तो उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है। और अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, और फिर उन पे क्वेश्चन भी हम बहुत सारे करेंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।